अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं प्रोफेसर शाहिद जुल्फ़िकार और मैं आपको जुल्फ़िकार केमिस्ट्री एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफली थोड़ा सा एक मर्तबा दोबारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, जिसमें अगर रिएक्टेंट ए का एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बी के एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बनाता है, तो हमारे पास जो रेट इक्वेशन आती है वो आती है रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पावर वन। रेस टू पावर वन क्योंकि एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वन क्योंकि इसका भी एक ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए के एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब रेट इक्वेशन के अंदर जो पार्स हैं, ये देखें, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी जो पार्स हैं उनका सम जो है इन द रेट इक्वेशन इज इक्वल टू ऑर्डर, यानी 1 + 1 इज इक्वल टू ऑर्डर। तो ये एक सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं और हमारा आज का टॉपिक यही है। इनमें हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर 5 मेथड्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, जिनमें से पहले 3 मेथड्स को डिस्कस नहीं किया गया, जबकि डिटेल में लास्ट 2 मेथड्स को डिस्कस किया गया। तो हम डिटेल में तो इन 2 मेथड्स को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 3 मेथड्स को भी हम ब्रीफली डिस्कस जरूर करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम रेट कांस्टेंट के को वेरीफाई करते हैं। यानी उन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम देखते हैं कि आया कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए। ये इतना रिलायबल मेथड नहीं है। तो सेकंड मेथड है डिफरेंशियल मेथड। इस मेथड को हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बारहा जो है वो डिस्कस किया है, जिसमें हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसकी मदद से हमारे पास जो रेट इक्वेशन आती है वो आती है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अगर तो चेंज इन कंसंट्रेशन के साथ रेट चेंज नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास जो पार आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो फिर हमारे पास कंसंट्रेशन की पार 0 आएगी, और जब पार 0 आ रही है तो क्योंकि पार्स का ही सम ऑर्डर है तो ऑर्डर भी 0 आएगा। थर्ड मेथड हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं अमूमन कि रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर उस ग्राफ में बिहेवियर चेक करते हैं कि आखिर उसमें कंसंट्रेशन के अगेंस्ट रेट का बिहेवियर क्या है। अगर तो कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट है, रेट में चेंज नहीं आ रही, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट भी कांस्टेंटली बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन और रेट के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर 1 गुना कंसंट्रेशन बढ़ने पर 1 गुना ही रेट बढ़ता है, डबल कंसंट्रेशन बढ़ने पे डबल रेट जो है वो इंक्रीज होता है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आता है, तो फिर हम कहते हैं कि जो रेट इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन की पार आएगी वो 1 ही आएगी। तो जब कंसंट्रेशन की पार 1 रहेगी तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि वो पार्स के सम के इक्वल है, तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही रहेगा। फर्दर हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, क्योंकि हमने कहा कि मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस और हाफ लाइफ मेथड जो है वो हमारी बुक के अंदर डिटेल में इसे डिस्कस किया गया है, तो हम भी इसे डिटेल में ही डिस्कस करेंगे। लार्ज एक्सेस मेथड के अंदर अगर हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड के 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहता है इसमें लार्ज एक्सेस मेथड क्या है कि इसमें एक्चुअली रेट को जो डिटरमिन करती है क्वांटिटी वो हमेशा स्मॉल अमाउंट में होती है। मिसाल के तौर पे
एक केस मैंने लिया जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेस में है, तो फिर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट को डिटरमिन नहीं करेगी, बल्कि हाइड्रोजन स्मॉल अमाउंट में ली गई है तो हम रेट की डिटर्मिनेशन हाइड्रोजन के लिहाज से करेंगे। इसी तरह दूसरे केस में हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को स्मॉल अमाउंट में लिया और हाइड्रोजन को एक्सेस में, तो अब इस केस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसकी मिकदार, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो रेट को डिटरमिन करेगी। इस तरह के जो मेथड है इसमें हम किस तरह से रेट को डिटरमिन करते हैं, उसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए हैं, उनका डाटा हमारे पास मौजूद है। हम उनकी मदद से रेट देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। मिसाल के तौर पे रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये हमारे पास उसके रिजल्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने क्या किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसे एक्सेस में लिया, 0.0006 मोल पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन ली, इसकी फिक्स कंसंट्रेशन है एक्सेस में। जबकि दूसरी तरफ हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं उसमें सबसे पहले हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एक मरतबा 001 जो कि 006 के मुकाबले में स्मॉल अमाउंट है, 001 कंसंट्रेशन ली। दूसरे एक्सपेरिमेंट में 0002 कंसंट्रेशन ली और इसी तरह थर्ड एक्सपेरिमेंट में 003, यानी हम मुसलसल अपने एक्सपेरिमेंट्स में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक्सेस में है उसकी कंसंट्रेशन फिक्स है। तो अब हम रेट जो कि मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड में है, हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के लिहाज से देखते हैं कि वो उसमें क्या चेंज आती है। जब हमारे पास 001 कंसंट्रेशन थी, 0001, तो तब रेट था 0025 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट देखें 0050 जो कि डबल है 0025 का, रेट भी डबल हो गया। फिर हमने इसको 3 गुना किया कंसंट्रेशन को, तो रेट भी ट्रिपल हो गया। अब जो इनका रिलेशन है कि कितने कंसंट्रेशन बढ़ाने से कितना रेट बढ़ता है, हमारे पास दर हकीकत जो रेट इक्वेशन में पार आएगी कंसंट्रेशन की, वो वही रिलेशन आएगा। रिलेशन क्या है कि 1 गुना जब कंसंट्रेशन तो रेट भी 1 गुना, जब कंसंट्रेशन डबल की तो रेट भी डबल, जब कंसंट्रेशन ट्रिपल की तो रेट भी ट्रिपल, यानी इनके दरमियान जो रिलेशन आ रहा है वो 1:1 का है। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास आ रही है उसकी जो पार होगी वो भी हमारे पास 1 ही होगी। ठीक है, तो यहां से जब हमने स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन को रखा तो हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पार आ जाती है। दूसरी तरह के एक्सपेरिमेंट्स में हमने हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसे एक्सेस में रखा, 0.009 मोल पर डीएम क्यूब, और इसे फिक्स कर दिया। और 3 एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें हम अब नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मुसलसल इंक्रीज कर रहे हैं। पहले हमने 0001 कंसंट्रेशन ली नाइट्रिक ऑक्साइड की, फिर 0002, फिर 0003, हम कंसंट्रेशन मुसलसल बढ़ा रहे हैं। अब रिलेशन देखते हैं रेट के साथ। जब इसकी 1 टाइम कंसंट्रेशन है तो रेट हमारे पास आ रहा है 0.0063। डबल कंसंट्रेशन जब हमने की है तो रेट जो है वो 0.025 आ रहा है, जो कि पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स है। यानी अगर इसको हम डबल करते हैं तो ये 4 गुना हो जाता है। तो यहां से जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है कि अगर आप इसको डबल करते हैं तो ये हो जाता है 4 टाइम, मतलब अगर ये 1 टाइम हो तो ये रेट 2 टाइम्स होगा। 1:2 का रिलेशन बन रहा है, 2 का, तो फिर हमारी जो कंसंट्रेशन नाइट्रिक ऑक्साइड की आएगी वो भी 2 आएगी। अब इससे अगर हम रेट इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या होगी, रेट विल बी इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर 1, जो रिलेशन से निकली कि 1 गुना कंसंट्रेशन बढ़ाने पे 1 गुना ही जो है वो रेट बढ़ता है, तो इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1, जबकि 1 गुना जब दूसरी तरफ हमने स्मॉल अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड लिया, क्योंकि स्मॉल अमाउंट वाला रेट की डिटर्मिनेशन कर रहा है, तो फिर जब स्मॉल अमाउंट में नाइट्रिक ऑक्साइड लिया तो 1 गुना बढ़ाने पे 2 गुना रेट बढ़ रहा है, तो फिर
2 ही पार होगी नाइट्रिक ऑक्साइड की। तो इसीलिए यहां पर रेट इक्वेशन में 1 पार आएगी हमारे पास हाइड्रोजन की और 2 पार आएगी नाइट्रिक ऑक्साइड की। अब जो पार्स हैं उनका सम लेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, जो 1 + 2 थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है। तो ये था लार्ज एक्सेस का मेथड हमारे पास। अब हम चलते हैं हाफ लाइफ मेथड की तरफ। सबसे पहले हाफ लाइफ मेथड से पहले हम हाफ लाइफ को डिस्कस कर लें कि हाफ लाइफ क्या होती है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और अगर रिएक्टेंट के 100 ग्राम्स हमारे पास क्वांटिटी है तो इनिशियली तो प्रोडक्ट नहीं होगा, तो उसके प्रोडक्ट के 0 ग्राम होंगे। अब कहता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरता रहता है और एक वक्त आता है जब हमारे पास रिएक्टेंट की हाफ क्वांटिटी रह जाए और हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो जिस वक्त के अंदर वो हाफ क्वांटिटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, हम उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। तो 30 मिनट्स जिसके अंदर 50% क्वांटिटी जो है वो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, वो 30 मिनट इस जो है वो पर्टिकुलर रिएक्शन का हाफ लाइफ होगा। हाफ लाइफ की डेफिनेशन जरा देखते हैं, जिससे हमें इसका एक्सप्रेशन भी मिलेगा कि आया कि मैथमेटिकली हम हाफ लाइफ को किस तरह से लिखते हैं। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहली बात, इस डेफिनेशन का फर्स्ट जो हाफ है वो क्या कह रहा है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये रिएक्टेंट है और मैं कहता हूं ये कोई ए रिएक्टेंट है, तो जो रिएक्शन शुरू करने पे आपने इनिशियल कंसंट्रेशन जो ली होगी मोल पर डीएम क्यूब के अंदर, वो कहता है कि जो आपकी हाफ लाइफ है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी टी हाफ। इस तरह से हम हाफ लाइफ को लिखते हैं, ब्रैकेट में टी और फिर उसके बाद उसके राइट बॉटम पे हाफ। तो टी हाफ जो है हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। डेफिनेशन का बाकी हिस्सा देखते हैं। रेज टू द पार 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी पार क्या होगी, उसकी पार वो कहता है 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, यानी उस रिएक्शन का जो भी ऑर्डर होगा 0 1 2 3 जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर में से हम एक माइनस करके उस इनिशियल कंसंट्रेशन की पार लेंगे। यानी अगर यहां पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है तो फिर इनिशियल कंसंट्रेशन की पार क्या होगी, फर्स्ट माइनस 1। सेकंड ऑर्डर है तो फिर ये n जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये पार क्या होगी 2 - 1। थर्ड के लिए 3 - 1, यानी जो भी ऑर्डर है उससे एक कम इस इनिशियल कंसंट्रेशन की पार होगी। तो हमारे पास हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आ जाता है। कहता है कि हाफ लाइफ मेथड में हम करते क्या है, हम सबसे पहले ये जो रिएक्शन है इसे 2 डिफरेंट कंसंट्रेशंस के साथ करते हैं। मतलब अगर मैंने एक मर्तबा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ली है तो दूसरी मर्तबा मैं इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 200 लेके देखता हूं कि जब 100 में से 50 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो तब क्या मेरे पास हाफ लाइफ आएगी, और जब 200 में से हाफ यानी 100 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो तब मेरे पास क्या हो सकता है कि मेरे पास 60 मिनट्स आए। तो 200 इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए हाफ जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें से 200 में से 100 ग्राम जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके लिए टाइम जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा 60 मिनट्स। 100 में से जब 50 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए 30 मिनट्स। अब ये 100 इनिशियल कंसंट्रेशन जो है इसके लिए हाफ लाइफ क्या है 30 मिनट्स। 200 वाले के लिए कितनी है 60 मिनट्स। हम ये 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनके लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन लिखेंगे। टी हाफ ये फर्स्ट वाले के लिए जो 100 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन ली और उसमें से 50 ग्राम जब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो हमने वो टाइम ऑब्जर्व किया, तो उसके लिए कंसंट्रेशन पहले एक्सपेरिमेंट की A1 कहलाएगी और टाइम जो है हाफ लाइफ वो T1। तो दूसरे के लिए जो हाफ लाइफ है वो T2 और इनिशियल कंसंट्रेशन यानी 200 जो है ये आपके पास क्या कहलाएगी, ये आपके पास A2 कहलाएगी। कहता है कि आप क्या करें, इन दोनों जो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की और सेकंड की, इन्हें कंपेयर कर लें। फर्स्ट इक्वेशन को यानी कि सेकंड पर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, T1/T2 इज इक्वल टू 1
ओवर A1, यानी ये वाला 1 ओवर A1 इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन, जैसे T2 पे डिवाइड हुआ वैसे ही इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिवाइड होगा, यानी 1 ओवर A2। क्योंकि दोनों ही की पावर n-1 है तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। अब इस तरह करने के बाद आप लोगों के पास जो ऊपर न्यूमरेटर है वो भी फ्रैक्शन है और नीचे डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन है, तो आप नीचे वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जब ऊपर मुंतकिल करेंगे तो नीचे वो डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होने पर 1 इंटू A2 ऊपर आ जाएगा, जबकि A1 जब नीचे जाएगा, ऊपर वो डिवाइड हो रहा है, नीचे आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो A1 इंटू 1 A1 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। कहता है जब ये हमारे पास इक्वेशन आए तो आप दोनों साइड पर लॉग ले लें। दोनों साइड का लॉग लेने से आपके पास लेफ्ट साइड लॉग जो है इंटू T1 ओवर T2 आ जाएगी, जबकि राइट साइड पे लॉग लेंगे तो आप अपने मैथ में जो है आप लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है कि जब किसी पार वाली वैल्यू का लॉग लिया जाता है तो फिर वो जो पार होती है वो लॉग से पहले कोफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी वो लॉग से आके मल्टीप्लाई होती है, उसका हम लॉग नहीं लेते, जबकि बाकी जो बेस है उसका लॉग लिया जाता है। तो इस तरह आपका n-1 स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग से मल्टीप्लाई होगा, लॉग A2 ओवर A1 का लिया जाएगा। अब यहां पर log A2 ओवर A1 जो है वो n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो फिर क्या होगा कि वो log T1 ओवर T2 को आकर डिवाइड करेगा इस तरह से, n-1 इज इक्वल टू log T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय log A2 ओवर A1। यहां पर log न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी, log को कॉमन निकाल लिया जाएगा, ठीक है, और T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय A2 ओवर A1 हमारे पास आ जाएगा। यहां क्योंकि 1 जो है ये n-1 है, यानी माइनस हो रहा है 1, तो जब इसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वहां ऐड होगा, तो हमारे पास n जो है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो आ जाएगा इक्वल 1 प्लस log T1 ओवर T2 डिवाइडेड बाय A2 ओवर A1। यानी अगर आपके पास दो एक्सपेरिमेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन और उनकी हाफ लाइफ हो तो आप इस इक्वेशन की मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। हमारा आज तक का जो टॉपिक था वो इतना ही था। उम्मीद है कि ये बहुत आसान टॉपिक आप लोगों को लगा होगा, लेकिन फिर हर बार की तरह मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी किस्म का क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से जो है वो कंफ्यूज कर रहा हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसी तरह के मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे।